भिवानी परिवार मैत्री संघ की बिजनेस पाठशाला बी नेटवर्क समिति से मैं परम सचिन शालीन आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, बी नेटवर्क बिजनेस पाठशाला हर सप्ताह कार्यक्रम करती है। हम वक्ताओं को, मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्पिरिचुअल स्पीकर्स, ऑरेटर्स, हम बड़े बड़े वक्ताओं को निमंत्रण देते हैं और उनसे गंभीर विषयों पर चर्चा की जाती है। इस हफ्ते का विषय रहा हिंदी और बिजनेस, हिंदी और व्यापार, हिंदी और व्यवसाय। वक्ता इस हफ्ते हमारे साथ रहे डॉक्टर अशोक बत्रा, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हिंदी का उपयोग करके व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक लाभ लिया जा सकता है और लोगों का भला किया जा सकता है। चूंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, अभी अभी हमने हिंदी दिवस मनाया और हम सब जानते हैं भारत में, हिंदुस्तान में लगभग 22 से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिनमें तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती आदि अन्य भाषाएं हैं। लेकिन अगर हम देखें, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से जिन भाषाओं को रोज़ाना के कार्यों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है वो है हिंदी और रोमन। आज आईटी टेक्नोलॉजी इतनी प्रगति कर रही है जिस पर अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन भारत सरकार का प्रयास है कि हर क्षेत्र में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। आइए हम डॉक्टर अशोक बत्रा जी से सुनते हैं कि हिंदी का उपयोग बिजनेस में किस तरह किया जा सकता है और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के कुछ अंश आइए सुनते हैं। कहे कि अगर भारत की 5-10% जनता ही अंग्रेजी जानती है, आज बढ़ा ले 10% मान ले, तो 90% लोग तो यदि अंग्रेजी यानी रोमन लिपि में लिखा होता तो बेचारे शीर्षक को भी ना पढ़ पाते। 100% लोगों तक पहुंचना हो तो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी हुई अंग्रेजी शब्द भी, उसका लिखा हुआ अंग्रेजी शब्द भी संप्रेषणीय है, पहुंच जाता है। क्योंकि आज अनपढ़ लोग भी अभ्यास से व्यापार को बिजनेस समझने लगे और व्यापार शब्द में, व्यापारी शब्द में उतनी गरिमा नहीं आ पाई। हमारी चिंता की बात भी है कि हमारा जो व्यापारी शब्द है, जो हम व्यापार करते हैं, हम जो व्यापारी हैं, ये हमारा हिंदी वाला व्यापारी शब्द है, इसमें बिजनेस जितनी गरिमा कब आएगी? जब मैं कहूंगा जी मैं एक व्यापारी। अक्सर तो आप देखेंगे कविता और साहित्य में व्यापारी शब्द कहते कहते ये व्यापारी तो ठग और धूर्त होते। इस तरह की भाषा का आप प्रयोग करना हो तो व्यापारी के साथ करते हैं। बिजनेस की बात करें तो आप गर्व से कहते हैं आई एम ए बिजनेसमैन। इसका अर्थ है कि हमने एक शब्द में गरिमा भर दी, प्रयोग कर करके भर दी, और कोई तरीका नहीं है। पढ़े लिखे वर्ग ने बिजनेस शब्द का अधिक प्रयोग किया। हमारे भारत में जो अंग्रेजी की मानसिकता इतनी प्रबल हो गई है कि अंग्रेजी में दिए गए शब्द को हमने गरिमावान बना दिया और प्रयोग कर करके जो हमारी स्वभाषा के शब्द थे हमने उसमें उतनी गरिमा नहीं भरी, क्योंकि हमने वह शब्द अनपढ़ जनता के प्रयोग के लिए छोड़ दिया और स्वयं हमने शब्दों का जो प्रयोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सरकारी तंत्र के लोग थे, इस सारे तंत्र ने अंग्रेजी के शब्दों को बहुत गरिमा प्रदान की है। आप सोचें, आप कोई वीसी है, वाइस चांसलर है, तो लगता है कोई शख्सियत है। उप कुलपति कहें या कुलपति कहें तो वो बात नहीं आती। आपका मैं प्रोफेसर हूं, अच्छा लगता है। आपका मैं आचार्य हूं, आप कहे मैं प्राचार्य हूं या प्रिंसिपल हूं, तो प्रिंसिपल कहने में जो बात आ रही है वो प्राचार्य में नहीं आ रही है। लेकिन ये किया किसने है? मेरा एक प्रश्न, ये किया किसने है? ध्यान करें, ये भारतीय लोगों ने, जिन पर अंग्रेजी दान लोगों का इतना दबदबा था, इतना वर्चस्व था, इतना प्रभाव था कि उनके प्रभाव में आकर हमें लगा हर अंग्रेजी शब्द गरिमापूर्ण है। और जो हमारे अपने शब्द, ये हमारी एक मानसिक गुलामी की ऐसी परंपरा है जिसे ध्यान करें हम, जिसका बोध नहीं होता हमें। दुर्भाग्य इतना है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम
हिंदी के माध्यम से सारा काम करते हुए देश की आजादी, मानसिक आजादी के लिए, स्वतंत्र भारत की जो एक भावना है उसके लिए काम कर रहे होते हैं। ये मैं भूल जाता है। अगर तो याद रहता कुछ लोगों को कि हिंदी के माध्यम से यदि हम व्यापार या कार्य करेंगे तो ये मेरे देश की गुलामी की बेड़ियों को कसेगा, तो हो सकता है बहुत से लोग विद्रोह के लिए तैयार हो जाते और अपना काम धंधा व्यापार छोड़कर भी वे हिंदी के लिए काम करते। परंतु इसका बोध ना होना यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है। इसलिए हम बीच बीच में जब इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो केवल एहसास कराने की जरूरत होती है कि आप चाहे तीर से तलवार से ना लड़े, यदि अपने व्यवहार और आचरण में भी भारतीयता का पुट ले आए तो वह भी एक तरह से भारत की वास्तविक आजादी को प्राप्त करने का एक तरीका होता है जिसका आप उपयोग कर रहे होते हैं। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। भारत के कुछ प्रकाशकों का एक सेमिनार था, प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था। उसमें भारत के बहुप्रतिष्ठित पब्लिशर्स आए हुए थे। मुझे उन्होंने कुछ मिनट बोलने के लिए कह दिया, तो मैंने कुछ वाक्य कहे। उन वाक्यों को कहने के बाद सब प्रकाशकों ने जो मुझे कहा, मैं हैरान रह गया, क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं। मैंने उन्हें कहा कि मैं सभी प्रकाशकों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ही प्रकाश पुंज हैं। आपका काम है प्रकाश बिखेरना। जो पुस्तक, जो ज्ञान अंधकार के गर्भ में कहीं छिपा हुआ होता है, उस पुस्तक को कहीं से खोजकर जनता के सामने लाना, उसे प्रकाशित करके लोगों के हृदय में वह ज्ञान प्रज्वलित करना, इतने महान कार्य में आप लगे हुए हैं। आप वास्तव में प्रकाश दाता हैं। आप तो सूर्य के समान हैं। तो कईयों ने कहा, देखो ये क्या कह रहा है। पब्लिशर को तो सारे चोर और ठग समझते हैं, ये तो कभी लेखक को पैसा देते ही नहीं। हमें ये बता रहा। मैं भी हंसा और वो भी हंसे, खुलकर हंसे। इनका देखिए बात ये है, हम कई बार अपना काम करते करते अपने धर्म से अलग हो जाते हैं। प्रकाशक का धर्म तो यही है कि छिपी हुई प्रच्छन्न चीजों को जो अंधेरे में पड़ी थी उसे प्रकाशित करके जनता के हृदय में प्रकाशित करना, यह उसका मुख्य कर्म है, मुख्य धर्म है। ठीक वैसे जैसे हम कहते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। जरा पूछिए भी कैसा राष्ट्र निर्माता है। जब पेपर होते हैं, नकल का मौका होता है, तो कई बार ऐसे दिखाई देता है कि गुरुजी भी लगे होते हैं उस सारे कर्म में। ये कैसा राष्ट्र निर्माता। आज तक मैं कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहा हूं, जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए, नियम है कि आप उसको रोल नंबर नहीं दे सकते। मैंने तो ऐसे बहुत कम ऐसे अध्यापक देखे हैं, प्राध्यापक देखे हैं, जो जिस चरित्र की, जिस पीढ़ी निर्माता की हम बात करते हैं, वो कोई डट कर ये सोच ले कि मैं अपने नियमों पर अडिग रहूंगा, परंतु उनको सबसे समझौता करना पड़ता है। ध्यान कीजिए, व्यवहार में हम जो होते हैं, हमारा जो व्यवहार चल रहा होता है, हम अपने व्यवहार के कारण से समाज की खरी खोटी सुनते हैं, क्योंकि हम अपने स्वभाव से अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारा मुख्य काम याद कराया जाता है, ध्यान करो आप राष्ट्र निर्माता हो, ध्यान करो आप प्रकाशक को प्रकाश देना आपका काम है। ऐसे व्यापारी का काम क्या है। व्यापारी का काम, श्री जैनेन्द्र जी ने एक निबंध लिखा है, बाजार दर्शन। मेरा निवेदन है आप सभी से, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, उस निबंध को पढ़ जाइए आप। निबंध है बाजार दर्शन। इतनी खूबसूरती से लिखते हैं बाजार का उद्देश्य क्या है। तो बाजार का एकमात्र उद्देश्य है, बाजार यानी व्यापार भी आ गया बीच में, इसलिए मैं व्यापार पर सीधे सीधे बोल रहा हूं। बाजार का एकमात्र उद्देश्य है लोगों को उनकी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराना, बस एक ही उद्देश्य है। पर हम व्यापार किस लिए करते हैं। लाभ के लिए। हम इसलिए नहीं करते कि बाजार में लोगों को किस चीज की जरूरत है, हम किसके लिए कर रहे हैं, लाभ पर। गीता में यही कहा गया था, मित्रों सुनो, नजर कर्म पर रखना, लाभ पर मत रखना, फल पर मत रखना। यानी लोगों को उनकी वस्तुएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दो। आपको लाभ मिलेगा इस पर ध्यान मत दो, दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यही गीता के संदेश की हमने अनदेखी की, तो हम सारा व्यापार किस लिए करते हैं, मुझे पैसा कहां से मिलेगा। वो सुनते हैं ना, एक चुटकुला है कि वो पूछा एक व्यापारी से मरने के बाद, तो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में।
बोला जी मेरी तो कोई बीच में से ही दुकान खुलवा लो, दोनों के ग्राहक आए। ये इसका अर्थ क्या है? ये मजाक क्यों की जाती है? ये व्यापारी का लक्ष्य जो है, मैं बाजार में वस्तुएं उपलब्ध कराऊं लोगों की जरूरत की, इससे ध्यान हटकर उसका पूरा ध्यान क्या हो गया? लाभ पर। यानी गीता कहती कहती इतने वर्षों से रह गई कि लाभ पर या फल पर ध्यान मत दो, पर हम व्यापार करते केवल फल पर ध्यान रखते हैं। इस कारण से होता क्या है, हम अपने व्यापार में वो प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते। जबकि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश की आजादी में अगर व्यापारी केवल लाभार्थी रहे होते तो भामाशाह का नाम आज तक लिया जाता है, अन्य सेठों का नहीं लिया जाता। क्यों लिया जाता है भामाशाह? व्यापार एक तरफ, पैसा एक तरफ, मेरा देश और धर्म एक तरफ। जो देश और धर्म के लिए जिसने अपनी सारी व्यापारिक समृद्धि को लगा दिया वो भामाशाह कहलाए। भिवानी मैत्री परिवार संघ को भी मैं, एक बड़े गौरव की बात है आपके लिए, तो ध्यान कीजिए, मैंने आज से 13 वर्ष पहले, 13 नहीं 14 वर्ष हो गए, सन 2007 में जब 150 वर्ष हो गए से 1857 का संग्राम पूरा हुए, एक पुस्तक लिखी थी सन 57, जिसका उल्लेख अभी किया शर्मा जी ने। उस पुस्तक में जब हरियाणा के योगदान की चर्चा चल रही थी तो ध्यान कीजिए, मैंने भिवानी के 2 लोगों की चर्चा की थी। भिवानी के वो 2 व्यापारी जो बराबर, ध्यान कीजिए, वो चिट्ठी लिख रहे थे क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली में। वो चिट्ठी बाद में पकड़ी गई अंग्रेजों के द्वारा, तो भिवानी में उनको उनके घर के बाहर ही उनको जिंदा गाड़ दिया गया। यह गौरव भी भिवानी के व्यापारियों को ही है जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतना योगदान दिया। अब व्यापार के माध्यम से हम जो काम कर रहे हैं, आज विषय हिंदी से संबंधित है, तो मैं हिंदी के संदर्भ में ये बात करना चाहूंगा कि हम बिजनेस जो है और हिंदी, इन दोनों के संयोग से हम बिजनेस को भी किस तरह से प्रचार दे सकते हैं अधिक, और राष्ट्र प्रेम का भी जो हम काम कर सकते हैं। अपने देश की जो वास्तविक भाषाई आजादी है, मैं भाषाई स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं। कितनी अजीब बात है कि आज हम स्वतंत्र तो हैं पर अपनी भाषा में बात करना चाहते ही नहीं है। ध्यान कीजिए, स्वतंत्र तो हैं। एक तो मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदी भाषा को कमजोर भाषा जो समझते हैं वो अभी भी भूल कर रहे हैं। भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए, डच आए, फ्रेंच आए, बहुत सारी विदेशी आए। हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा? आज से 200 साल पहले यह हालत थी कि हमारी हिंदी में क्या स्वरूप होता था कि यह काम कर दिया जाए, कर दिया जावे, बहुत सारे रूप होते थे। जैसे हमारी जो मूलभूत क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को हम बहुत तरह से कहा करते थे। हमें, हमारे को, मुझे, मैंने, बहुत सारे शब्द चलते थे। लेकिन इसको एक रूप देने का काम जब हमने किया, यूं लगा हिंदी की कोई व्याकरण नहीं, जिस भी क्षेत्र में जाए उसकी अलग अलग टोन नजर आती है। तो सबसे पहले ये प्रयास हमारे किसी भारतीय ने नहीं किया। डच कंपनी के एक मालिक ने ये सोचा कि यदि भारत में माल बेचना है तो आपको यहाँ की भाषा में अपना माल बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने हिंदी का व्याकरण तैयार किया। ध्यान कीजिए, हिंदी वाले ने नहीं किया, डच कंपनी ने हिंदी का व्याकरण तैयार किया। अपने जितने भी सेल्समैन थे उनको हिंदी सिखाई और उसके कारण से उन्होंने अपना वो प्रचार किया। ईसाई लोग आए और ईसाइयों ने जब बाइबल का प्रचार करना था तो उन्हें लग गया अगर यहाँ बाइबल का प्रचार करना है तो यहाँ की भाषा में करना पड़ेगा। उन्होंने बाइबल का अनुवाद कराया हिंदी और यहाँ की और स्थानीय बोलियों में। यानी जिसे भी बिजनेस चलाना होता है, ध्यान करें, बिजनेस के लिए वो वहां के लोगों की भाषा को चुनता है। बोले सर, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान करें, संविधान में नहीं लिखा है। तो मैंने इसका उत्तर दिया प्रणाम करते हुए, सर कितना विचित्र विरोध है कि जो हिंदी राजभाषा है पर कोई भी शासन उसका प्रयोग नहीं करता, सारे अंग्रेजी में कर रहे हैं। और क्या आश्चर्य है कि पूरे भारत में लोग संपर्क करते हिंदी के माध्यम से, पूरा राष्ट्र जुड़ता है हिंदी के माध्यम से, पूरा राष्ट्र संवाद करता है हिंदी के माध्यम से। इसलिए देश की संपर्क भाषा है तो हिंदी है, राष्ट्रभाषा है तो हिंदी है, फिर भी यह राष्ट्रभाषा कहने से बचते हैं। मैं क्या करूं, मैं करूं क्या? मैंने हाथ जोड़े, उन्होंने आभार करके फिर वापस मुझे कुछ नहीं कहा,
क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूं, अगर पूरे देश में आपका व्यापार पूरे देश में है तो हिंदी में करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये काम शुद्ध भाषा का ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब दवाइयां शब्द है, अब दवाइयां शब्द में पूरे भारत में गलत लिखा है, पूरे भारत। जैसे बारात शब्द है, पूरे भारत में गलत लिखा होता है। मैंने अपनी शादी पर लिख दिया बारात, तो बारात ठीक होता, बारात नहीं होता, शब्द बारात है। मुझे कईयों ने कहा, तो कैसे हिंदी का प्रोफेसर है, तेरे को अपनी बारात ले जा रहा है, वहां पर भी तेरे को स्पेलिंग नहीं आती। मैंने कहा अच्छा भैया, बाबा मेरी शादी का मामला यहाँ आज बात नहीं करूंगा, फिर करेंगे। मुझे समझ में आ गया कुछ चीजें गलत हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, अच्छा देखिए मेट्रो चली, मेट्रो में तो कितना अरबों रुपया खर्च हुआ, उसमें इतना पैसा खर्च हुआ, परंतु अंग्रेजी जहां भी देखोगे हर हॉस्पिटल में हर ऑफिस में शुद्ध मिलेगी, जैसे किसी प्रोफेसर से चेक करा कर आते हो। पर उस अरबों रुपए वाली मेट्रो में भी एक वाक्य लिखा था हिंदी का, उसमें 3 गलतियां थी। मैंने सोचा ये तो सोचते हिंदी पिंदी है, ये तो हमें आती ही है, कर लेंगे, के है हमने आवा है, न्यून आया करे भाई। इसके लिए जब भी हिंदी का कोई बोर्ड छपवाना हो, किसी हिंदी के विशेषज्ञ से बात कर लो। पर एक गलती तो बिल्कुल ही मत करना, कभी अब गूगल महाराज को मत पढ़ लेना। गूगल को आपने टिक किया और स्पेलिंग की और गलत हुई, गलत हो सकती है। कारण क्या, गूगल में कौन बैठा भैया, शब्द ठीक शब्द तो शब्द कोशों में मिलते हैं। शब्द कोश एक अच्छा सा लीजिए और रख लीजिए, सारे व्यापारी वर्ग को चाहिए, कम से कम वो सबको कहें। अपने बोर्ड बनाते हो, आप इंफॉर्मेशन देते हो, अगर कोई आप एक ऐसा सेल बना सके, मैं आपकी फ्री सर्विस करने के लिए तैयार हूं। आपकी कोई भी नियमावली, कोई उसकी भाषा शुद्ध हो, इसके लिए कोई पैसा नहीं चार्ज करूंगा। लेकिन एक बार सारे बाजार का हर एक बोर्ड उसकी ठीक अगर है आता है तो बिंदी आनी चाहिए, और अगर नहीं आना तो नहीं आना चाहिए। पूर्ण विराम है तो उसके नीचे वो बिंदु नहीं आना चाहिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं होना चाहिए। मैं एक ऐसा शहर देखना चाहता हूं जिस शहर की हिंदी भाषा एकदम परिशुद्ध हो, और ये संभव है। और ये संभव तभी है कि जब आप गूगल के कारण से तो एक ऐसी दिक्कत हो रही है। मेरे एक डॉक्टर मित्र है, वो अपना कार्ड मुझे चेक कराने आए, देखना तो उन्होंने पोते का नाम लिखा था अनय, नया नाम था अनय। सुनते मेरा माथा ठनका। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये नाम तो आपने चेक कर लिया? बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा नाम है, तो वो बहुत विद्वान है, वाकई परम विद्वान है, हिंदी के तो बड़े विद्वान है। उन्होंने कहा अनेक अर्थ होता है जिसको कोई नेता की जरूरत नहीं है, स्वयंभू। तो मैंने कहा हाँ ठीक कहे तो आप ठीक है, नए माने नेता नए से बना है, लेकिन अनय, मैंने कहा एक बार आप चेक जरूर करना, आप चेक जरूर। बोले नहीं इसका भगवान कृष्ण के लिए आता है। तो मुझे तो खलबली मच गई। मैंने, मेरे पास 5-6 कोश है, सारे देखे तो सब में मुझे तो ये शब्द नहीं पाया तो सही, पर इसका अर्थ मुझे पता था क्या होता है। अनेक अर्थ होता है पाप, अधर्म, अनीति, ये होता है। तो मैंने तो उनको केवल इतना कहा एक बार चेक कर लेना, बस। उसके बाद उन्होंने कार्ड से वो नाम हटा लिया। ये गूगल में दे रखा है अनय माने भगवान, ये किसने दिया? कौन है जो हमारी सारे हिंदी की डिक्शनरियों से भी बड़ा विद्वान गूगल में अनय माने पाप दे रहा है? ये कोई षड्यंत्र तो नहीं कि लोगों का नाम पाप ही रखवा दे? किसने किया ये? ऐसे ही और बहुत सारे नाम है जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं आपसे आज एक विषय था, मैं व्यापार से सीधे सीधे भी बात करता, पर हो सकता है मैं हिंदी के ऐसे बहुत सारे संदर्भ ले गया हूँ, और जिस पर बोलते बोलते जो समय मुझे दिया गया था मैं लगभग उसको पूरा कर चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय बातचीत के लिए रखा गया था। सारे आजकल विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के, हिंदी वालों को बिल्कुल बैक बेंचर की तरह से ट्रीट किया जाता है। क्या करें? तो मैं वहां भी एक ही बात कहता हूं, आप जब बोले तो हिंदी के सौंदर्य को इस तरह से व्यक्त करें कि लोग अभिभूत होकर आपके दीवाने हो जाएं। हिंदी का सौंदर्य पैदा करें। आप बिजनेस में आप हिंदी लिखे तो इतनी बढ़िया लिखे, इतने बढ़िया कागज पर लिखे, तो उसका महत्व होगा। और मुझे जो आपने बात कही इसका एक संस्मरण मैं भी सुना था। एक कार्यक्रम था जिसमें शायद बत्रा हॉस्पिटल के चेयरमैन थे, कौन थे, पी.आर. टंडन या ऐसा कोई नाम था। तो मैंने पूछा इनका नाम क्या? नाम उन्होंने बताया प्रफुल्ल रंजन टंडन, या टंडन था या कुछ और था। मैंने उनका नाम लिया, आदरणीय आज के अध्यक्ष प्रफुल्ल रंजन टंडन। मैंने जिस ढंग से बोला, मैंने कहा जब मैं पी के या पी.आर. बोलता हूं तो लगता है कि मैंने आपको बोरी में बंद कर दिया। और जैसे ही प्रफुल्ल बोला तो जैसे ना फूल खिल उठा हो। आप प्रफुल्ल रंजन है, आप फिर भी आप क्या करते हैं?
आप अपनी सारी प्रतिभा को बोरी में बंद करके लिए जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं आप? वो इतने खुश हुए। ध्यान कीजिए, आप कर इतना ही सकते हैं कि बार बार उनको याद कराएं, समाज का वातावरण हिंदी को पराभूत करने का है। जैसे ही पता चलता है मैं हिंदी का हूं, लोग समझते हैं शास्त्री जी और इनकी चोटी उभर आई है, ऐसा लोग समझते हैं। ये धारणा बनाई है आपने, जैसे व्यापारी को ठग और बिजनेसमैन को अच्छा मानते हैं। ये धारणा बनाई गई है बार बार प्रयोग को। आप हिंदी का बार बार उपयोग फिर भी आप आग्रह ना छोड़ें, उनको याद कराते रहें और धीरे धीरे हिंदी अब आएगी। कारण क्या? किसी भाषा का वर्चस्व किससे होता है? उसमें नौकरियां हैं कि नहीं? आज विदेश की बजाय भारत में अच्छी नौकरियां मिलने लगी है। जिस दिन, मैं इसलिए व्यापारी और उद्योगपतियों से कह रहा हूं, जिस दिन आपने अपना सारा उद्योग और व्यापार में हिंदी अनिवार्य नहीं तो जरूरी कर दिया, ये बड़े बड़े लोग ध्यान कर लेना, हिंदी एमए करके आपकी इंडस्ट्री में आने की कोशिश करेंगे। आज एमए हिंदी में वो एडमिशन ले रहा है जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा। बाद में हिंदी के लिए होड़ लगेगी, क्योंकि हिंदी के माध्यम से नौकरी मिलेगी, उद्योग मिलेगा। जब आप लोग, अगर व्यापारी लोग ये ठान ले कि हिंदी के माध्यम से बड़ी अच्छी से अच्छी नौकरियां देनी है, हिंदी की विशेषज्ञता की भी जरूरत है। एक भी शब्द की स्पेलिंग गलत तो मैं जाने नहीं दूंगा, इसके लिए हिंदी का चाहे मुझे रखना पड़े, एक विभाग बनाना पड़े। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कितना बड़ा काम कर देंगे, आपको पता भी नहीं है। एक धारा बदल देंगे। सारी आईटी इंडस्ट्री अंग्रेजी की बजाय हिंदी के फॉन्ट सब और हिंदी का सारा सेटअप बनाना शुरू कर देगी। सिर्फ यह कि बाजार चलता है ना जिस आवश्यकता से, उस आवश्यकता में अगर हम हिंदी को किस तरह से ढाला जाए, इसकी कोशिशें शुरू कर दें। कोशिशों से सब रास्ते निकल आते हैं। अभी तो दरअसल बात है कि हमारी कोशिश ही नहीं है। हर माँ सोच रही है मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़कर इंग्लैंड अमेरिका जाए, वहां दिक्कत है। वो कब बदलेगा? बदल तो रहा है जमाना, धीरे धीरे बदलेगा। आजाद के हम 1000 साल बाद हुए तो हैं। अगर हमने रोक दिया होता तो ये होते ही ना, आज भी अंग्रेज हमारे यहाँ बैठे होते। मुझे लगता है आप प्रबलता से अपने इस प्रयास को करते रहेंगे तो जरूर होगा। इस विश्वास के साथ बने रहे, ना कि आप अपना आशा का दिया बुझा मत लेना, उन्हीं का जलाने की कोशिश करना जो दिया बुझ जाता है। मित्रों, डॉक्टर अशोक बत्रा जी से हमने जाना कि कैसे हिंदी का उपयोग करके हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, व्यवसाय में प्रगति कर सकते हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ जय भवानी जय भिवानी रथ यात्रा का आयोजन कर रही है। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक भिवानी से ये रथ यात्रा शुरू होगी और गुड़गांव, फरीदाबाद, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली आदि अन्य क्षेत्रों में रथ यात्रा जाएगी और आप भी मां के दर्शन कर सकते हैं। हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप भी आइए, जुड़िए जय भवानी जय भिवानी रथ यात्रा से। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।